हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनटीए यूजीसी नेट जून 2015 का पेपर डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, आज हम जून 2015 का पेपर डिस्कस करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है? ऑप्शन 1 जानना, ऑप्शन 2 समझना, ऑप्शन 3 विश्लेषण करना, ऑप्शन 4 मूल्यांकन करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 मूल्यांकन करना। क्वेश्चन देखेंगे एक बार फिर से। निम्नलिखित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है? अब ज्ञान संबंधी योग्यता का जो उच्चतम स्तर होता है वो होता है मूल्यांकन करना। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता? ऑप्शन 1 शिक्षक का अनुभव, ऑप्शन 2 कक्षा की ऐसी गतिविधियां जो सीखने को प्रोत्साहित करती हैं, ऑप्शन 3 शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन 4 अनुभव द्वारा सीखना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नांकित में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता। अब जो कौन सा तत्व पूछा गया तो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता, शिक्षण को प्रभावित शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि बिल्कुल भी शिक्षण को प्रभावित नहीं करती। तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? हमें ये 4 कथन दिए गए हैं, उसके आधार पर हमें आकलन करना है। ऑप्शन ए, वे संकल्पना धारण को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है। ऑप्शन बी, वे विद्यार्थियों को अच्छी तरह से सीखने में मदद करती है। ऑप्शन सी, वे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाती है। ऑप्शन डी, वे रटकर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। तो इसका ऑप्शन 2 ए, बी और सी राइट है। तीसरा क्वेश्चन था, शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, वे संकल्पना धारण को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है, ये सही है। ऑप्शन बी है, वे विद्यार्थियों को अच्छी तरह से सीखने में मदद करती है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है, वे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाती है, ये भी सही है। उपयुक्त ए, बी, सी तीनों सही है, डी जो है वो हमारा रॉन्ग है। चौथा क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक में शामिल है। ऑप्शन ए व्याख्यान, ऑप्शन बी पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान, ऑप्शन सी सामूहिक कार्य, ऑप्शन डी स्वाध्याय। अब हमें ये 4 कथन दिए गए थे, उनके आधार पर हमें आकलन करना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन 1 ए, बी और सी राइट है। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे। शिक्षकों द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक में शामिल है। ऑप्शन ए व्याख्यान। अब शिक्षक है, अध्यापन करवा रहा है तो जाहिर सी बात है कि व्याख्या तो करेगा, व्याख्यान करेगा। कोई टॉपिक पर चर्चा करे तो उसे व्याख्यान देना पड़ेगा पहले, तो व्याख्यान जो है ये सही है। ऑप्शन बी कह रहा है पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान, तो एक दूसरे के ऊपर ही तो क्रिया करेंगे, क्रिया आधारित व्याख्यान ही तो होगा। ऑप्शन सी कह रहा है सामूहिक कार्य। ये तीनों ए, बी और सी ये तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी स्वाध्याय हमारा गलत है। 5वां क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण प्राय निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन 1 किसी विशिष्ट कार्य हेतु चयन करने के लिए, ऑप्शन 2 किसी पाठ्यक्रम हेतु प्रत्याशियों के चयन के लिए, ऑप्शन 3 सीखने वालों के सबल व दुर्बल पक्षों की पहचान के लिए, ऑप्शन 4 शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए। ऑप्शन 4 इज राइट, शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए। क्वेश्चन पूछा गया था कि उपलब्धि परीक्षण प्राय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अब उपलब्धि परीक्षण जो होते हैं उसके बारे में कहा गया है कि शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए उपलब्धि परीक्षण प्रयुक्त किए जाते हैं। 6वां क्वेश्चन है, एक अच्छा शिक्षक वह है जो ऑप्शन 1 उपयोगी सूचनाएं देता है। अब एक अच्छा शिक्षक बताया गया तो उसमें ऑप्शन ए कह रहा है कि उपयोगी सूचनाएं देता है, ऑप्शन 2 संकल्पनाओं और सिद्धांतों को स्पष्ट करता है, ऑप्शन 3 कह रहा है कि विद्यार्थियों को मुद्रित नोट्स देता है, ऑप्शन 4 छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि एक अच्छा शिक्षक वह है जो, अब अच्छा शिक्षक है
तो अच्छा शिक्षक कभी भी उसको उपयोगी सूचनाएं तो देता ही है, संकल्पनाओं और सिद्धांतों को स्पष्ट करता है, विद्यार्थियों को मुद्रित नोट्स देता है, लेकिन सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। इसलिए ऑप्शन 4 इज राइट। एक अच्छा शिक्षक वह है जो छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। 8वां क्वेश्चन है, एक अच्छे शोध प्रबंध लेखन में शामिल है। ऑप्शन ए विराम चिन्ह में कमी और न्यूनतम व्याकरणिक अशुद्धियां। ऑप्शन बी संदर्भों की सावधानी पूर्वक जांच। ऑप्शन सी शोध प्रबंध लेखन में निरंतरता। ऑप्शन डी स्पष्ट और अच्छी तरह से लिखा हुआ सारांश। अब हमें ए बी सी और डी ये 4 कथन दिए गए हैं, उनके बाद आधार पर हमें बताने कि कौन कौन सही है। तो ऑप्शन 1 आ रहा है, ए बी सी और डी ये चारों ही ऑप्शन जो है सही है। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। एक अच्छे शोध प्रबंध लेखन में शामिल है। हाँ, अब हमसे एक अच्छा शोध प्रबंधन पूछा गया है, उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि विराम चिन्ह में कमी और न्यूनतम व्याकरणिक अशुद्धियां, ये सही है। ऑप्शन बी कह रहा है संदर्भों की सावधानी पूर्वक जांच, ये भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है शोध प्रबंध लेखन में निरंतरता, ये भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है स्पष्ट और अच्छी तरह से लिखा हुआ सारांश। ऑप्शन चारों ही ऑप्शन जो है वो राइट है। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार पर जियां पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। ऑप्शन 1 मौलिक अनुसंधान। ऑप्शन 2 प्रायोगिक अनुसंधान। ऑप्शन 3 क्रियात्मक अनुसंधान। ऑप्शन 4 मूल्यांकन अनुसंधान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 मौलिक अनुसंधान। क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस आधार पर जियां पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। अब जो जियां पियाजे थे उन्होंने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, वो मौलिक अनुसंधान के आधार पर दिया था। 10वां क्वेश्चन है, एक संख्यात्मक अभिक्षमता परीक्षण में पुरुष तथा महिला विद्यार्थी एक समान प्रदर्शन करते हैं। यह कथन निम्न में से किसको इंगित करता है। ऑप्शन 1 अनुसंधान परिकल्पना। ऑप्शन 2 शून्य परिकल्पना। ऑप्शन 3 दिशात्मक परिकल्पना। ऑप्शन 4 सांख्यिकीय परिकल्पना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 शून्य परिकल्पना। क्वेश्चन पूछा गया था कि एक संख्यात्मक अभिक्षमता परीक्षण में पुरुष तथा महिला विद्यार्थी एक समान प्रदर्शन करते हैं। अब एक संख्यात्मक अभिक्षमता वाला परीक्षण है, उसमें क्या करें, पुरुष और महिला दोनों विद्यार्थी हैं और वो एक समान प्रदर्शन करते हैं। यह कथन किसको इंगित करता है, तो ये जो है वो शून्य परिकल्पना को इंगित करता है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान के सारांशों अथवा निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 1 ऐतिहासिक अनुसंधान। ऑप्शन 2 वर्णनात्मक अनुसंधान। ऑप्शन 3 प्रायोगिक अनुसंधान। ऑप्शन 4 कारणात्मक तुलनापरक अनुसंधान। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 वर्णनात्मक अनुसंधान। क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान के सारांशों अथवा निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। अब अनुसंधान के जो सारांश अथवा निष्कर्ष होते हैं उनको अन्य स्थितियों से बिल्कुल भी सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता, तो वो होगा वर्णनात्मक अनुसंधान को। 12वां क्वेश्चन है, एक प्रश्नावली तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए अध्ययन के प्राथमिक और द्वितीय उद्देश्यक लेखन। ऑप्शन बी वर्तमान साहित्य की समीक्षा। ऑप्शन सी प्रश्नावली का प्रारूप तैयार करना। ऑप्शन डी प्रारूप का पुनरीक्षण। अब हमें 4 कथन दिए गए, उनमें से हमें इनका चयन करना कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन 2 आ रहा है, ए सी और डी सही है। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। एक प्रश्नावली तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए अध्ययन के प्राथमिक और द्वितीय उद्देश्य लेखन सही है। ऑप्शन बी वर्तमान साहित्य की समीक्षा, ये गलत है। ऑप्शन सी प्रश्नावली का प्रारूप तैयार करना। ऑप्शन डी प्रारूप का पुनरीक्षण। इसका मतलब ए सी और डी सही है। क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रश्नावली तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। अब प्रश्नावली तैयार करते समय सबसे पहला कदम उठाना चाहिए कि अध्ययन के प्राथमिक और द्वितीय उद्देश्य लेखन, और दूसरा कदम उठाना चाहिए प्रश्नावली का प्रारूप तैयार करना, तीसरा प्रारूप का पुनरीक्षण करना। 20वां क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क दिए गए हैं। तो अभिकथन है औपचारिक संप्रेषण त्वरित और लचीला होना चाहिए, और तर्क दिया गया है सूचना का औपचारिक संप्रेषण एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रवाह है। अब हमें बताना है कि अभिकथन और तर्क में से कौन सही है या फिर कौन इसके विपरीत है, कौन इसके आधार पर है, इसको देखना है। ऑप्शन 1 है दोनों ए और आर सत्य है, यानी कि ए अभिकथन और आर तर्क सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है।
ऑप्शन 2 दोनों ए और आर सत्य है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन 3 कह रहा है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन 4 ए असत्य है परंतु आर सत्य है। सो ऑप्शन 4 इज राइट। ए जो है अभिकथन वो असत्य है और तर्क जो है सही है, सत्य है। फिर से देखेंगे, अभिकथन है औपचारिक संप्रेषण त्वरित और लचीला होना चाहिए। औपचारिक जो संप्रेषण होता है वो क्या होना चाहिए, त्वरित भी होना चाहिए और लचीला भी होना चाहिए। ये अभिकथन बिल्कुल गलत है। तर्क था हमारा सूचना का औपचारिक संप्रेषण एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रवाह है, ये तर्क हमारा सही है। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए संप्रेषण में विचारों तथ्यों और मतों का आदान प्रदान शामिल है। ऑप्शन बी संप्रेषण में सूचना और समझ दोनों शामिल हैं। ऑप्शन सी संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन डी संप्रेषण एक वृत्तीय प्रक्रिया है। अब हमें 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से हमें चूज करना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन 4 ए बी सी और डी ये चारों ही सही है। एक बार फिर से देखेंगे, संप्रेषण की विशेषताएं पूछी गई हैं हमसे, तो संप्रेषण की पहली विशेषता बताई गई है ऑप्शन ए संप्रेषण में विचारों तथ्यों और मतों का आदान प्रदान शामिल है, ये सही है। ऑप्शन बी कह रहा है संप्रेषण में सूचना और समझ दोनों शामिल है, ये भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है, ये भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है संप्रेषण एक वृत्तीय प्रक्रिया है, ये भी सही है। ऑप्शन चारों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। अब हमें यहाँ पे एक बात पता चली कि संप्रेषण क्या एक सतत प्रक्रिया भी है और एक वृत्तीय प्रक्रिया भी है। 22वां क्वेश्चन है, ग्रेपवाइन दाखलता शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन 1 नीचे की ओर संचार। ऑप्शन 2 अनौपचारिक संचार। ऑप्शन 3 ऊपर की ओर संचार। ऑप्शन 4 क्षैतिज संचार। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 अनौपचारिक संचार। क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रेपवाइन दाखलता शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में भी जाना जाता है, तो ग्रेपवाइन जो है वो अनौपचारिक संचार के रूप में भी जाना जाता है। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन 1 प्रत्ययकारी और विश्वासोत्पादक वार्ता। ऑप्शन 2 श्रोताओं की भागीदारी। ऑप्शन 3 सूचना का एक तरफा अंतरण। ऑप्शन 4 ग्रेपवाइन का रणनीतिक उपयोग। तो ऑप्शन हमारा तीसरा राइट होगा, सूचना का एक तरफा अंतरण। क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है, मतलब ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 ये जो है ये प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत है, बट ऑप्शन 3 सूचना का एक तरफा अंतरण सिद्धांत नहीं है, संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है। 31वां क्वेश्चन है, यदि हम विश्व के बारे में तथ्यों की नई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें तो निम्न में से किस प्रकार की तर्क शक्ति पर भरोसा करें। ऑप्शन 1 आगमनात्मक। ऑप्शन 2 निगमनात्मक। ऑप्शन 3 प्रदर्शनात्मक। ऑप्शन 4 शरीर विज्ञान संबंधी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 आगमनात्मक। क्वेश्चन पूछा गया था यदि हम विश्व के बारे में तथ्यों की नई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। अब विश्व है, विश्व के तथ्यों की नई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें तो हमें किस तर्क शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। अब हमें जो ऑप्शन 1 वाली है आगमनात्मक तर्क शक्ति पर ही भरोसा करना चाहिए। 32वां क्वेश्चन है, एक निगमनात्मक तर्क अवैध होता है यदि ऑप्शन 1 इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सभी सत्य हो। ऑप्शन 2 इसके आधार वाक्य सत्य परंतु निष्कर्ष असत्य हो। ऑप्शन 3 इसके आधार वाक्य असत्य परंतु निष्कर्ष सत्य हो। ऑप्शन 4 इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सभी सत्य हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इसके आधार वाक्य सत्य परंतु निष्कर्ष असत्य हो। तो निगमनात्मक तर्क जो है वो अवैध तभी होगा जब इसके आधार वाक्य जो है वो सत्य हो और निष्कर्ष असत्य हो। 33वां क्वेश्चन है, आगमनात्मक तर्क निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। ऑप्शन 1 प्रकृति की अखंडता। ऑप्शन 2 प्रकृति की एकता। ऑप्शन 3 प्रकृति की समरूपता। ऑप्शन 4 प्रकृति की समरसता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 प्रकृति की समरूपता। क्वेश्चन पूछा गया था कि आगमनात्मक तर्क निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। अब आगमनात्मक जो तर्क है वो प्रकृति की समरूपता पर आधारित है। 43वां क्वेश्चन है, नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन के लिए आंकड़ों को कूटबद्ध करना या गठबढ़ करना क्या कहलाता है। ऑप्शन 1 सुरक्षा। ऑप्शन 2 अवगमन। ऑप्शन 3 कोडीकरण। ऑप्शन 4 विकोडीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 कोडीकरण। क्वेश्चन पूछा गया था कि नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन के लिए आंकड़ों को कूटबद्ध करना या गठबढ़ करना क्या कहलाता है, तो वो कहलाएगा कोडीकरण करना। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निर्गम युक्ति नहीं है। ऑप्शन 1 प्रिंटर। ऑप्शन 2 स्पीकर। ऑप्शन 3 मॉनिटर। ऑप्शन 4 कीबोर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4
कीबोर्ड। क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी निर्गम युक्ति नहीं है। अब निर्गम युक्ति जो है वो कीबोर्ड नहीं है, मतलब कहा गया है कि प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर ये तीनों क्या है, निर्गम युक्ति है, बट कीबोर्ड जो है वो निर्गम युक्ति नहीं है। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन 1 किलोबाइट, ऑप्शन 2 मेगाबाइट, ऑप्शन 3 गीगाबाइट, ऑप्शन 4 टेराबाइट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 गीगाबाइट। क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब एक अरब जो अक्षर है उनका प्रतिनिधित्व करेगी जीबी यानी कि गीगाबाइट। 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन 1 इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन 2 फेडोरा लाइनेक्स, ऑप्शन 3 ओपन ऑफिस, ऑप्शन 4 अपाचे HTTP सर्वर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है। अब निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है, वो है ऑप्शन 1 इंटरनेट एक्सप्लोरर। 47वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी दशमलव संख्या 25 का दोहरा समानार्थी बाइनरी इक्विवेलेंट है। ऑप्शन 1 10 10 1, ऑप्शन 2 0 11 0 11 0 1, ऑप्शन 3 11 0 0 1, ऑप्शन 4 11 0 11। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 11 0 1। क्वेश्चन पूछा गया था कि 25 का बाइनरी डिजिट अंक कौन सा है, तो बाइनरी डिजिट जो अंक है वो होगा 11 0 0 1। 48वां क्वेश्चन है, बातचीत चैटिंग के लिए कौन सा इंस्टेंट प्रयुक्त होता है। ऑप्शन 1 अल्टा विस्टा, ऑप्शन 2 MSC, ऑप्शन 3 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑप्शन 4 गूगल टॉक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 गूगल टॉक। क्वेश्चन पूछा गया था कि बातचीत चैटिंग के लिए कौन सा इंस्टेंट प्रयुक्त होता है, उसके लिए गूगल टॉक प्रयुक्त होता है। 49वां क्वेश्चन है, किस देश में प्रति व्यक्ति जल उपयोग अधिकतम है। ऑप्शन 1 USA, ऑप्शन 2 यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन 3 चीन, ऑप्शन 4 भारत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 USA। क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश में प्रति व्यक्ति जल उपयोग अधिकतम होगा, तो प्रति व्यक्ति जल उपयोग जो है वो अधिकतम होगा USA में। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।